हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक की हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई ये कॉमिक, जिस कॉमिक का नाम है भयानक बदला। और ये देखिए, ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल, जो कि अब बहुत ही अजीबोगरीब है। तो चलिए देखते हैं आखिर इस कॉमिक में होने क्या वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, यानी कि अभी तक अगर नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब बढ़ते हैं कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है भयानक बदला। इसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही, चित्रांकन है विकास ठाकुर और संपादक है मनीष चंद्र गुप्त। शहर के एक व्यस्त इलाके में हत्या और लाश से दहशत। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर कोठारी सन्न रह गया और कुछ ही देर बाद जीप द्वारा अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर आ पहुंचा। लाश की स्थिति देखकर इंस्पेक्टर कोठारी जैसा सख्त जान व्यक्ति भी कांप उठा। उफ, हत्यारे ने हत्या करने के बाद किस बेदर्दी के साथ इसकी दुर्गति कर दी है। भीड़ जाती देख उसने तुरंत एक्शन लिया। उसके आदेश पर कांस्टेबल ने भीड़ को लाश वाली जगह से दूर धकेला। चलिए आप लोग पीछे हटिए और पीछे हटो। साहब, क्या आपको आदेश सुनाई नहीं पड़ता क्या? हटो पीछे। कुछ ही देर में पुलिस का दूसरा स्टाफ भी आ पहुंचा और लाश के प्रत्येक कोर से फोटोग्राफ्स लिए गए। इंस्पेक्टर कोठारी ने अपने मातहतों की मदद से लाश को नीचे उतारा। धीरे धीरे रस्सी को नीचे करते रहो। लाश के कपड़ों की तलाशी लेने पर कमीज की जेब से केवल एक पुर्जा मिला, जिस पर लिखी तहरीर पढ़ते ही उसकी खोपड़ी हवा में नृत्य करने लगी। मुझे 5 कत्ल करने हैं, मुझे 5 कत्ल करने हैं, यही उस पर लिखा था। इस कागज के पुर्जे का इस मृत व्यक्ति की जेब से मिलना ही यह साबित होता है कि अगर इसकी हत्या न हुई होती तो ये भविष्य में किन्हीं 5 लोगों की हत्याएं करने वाला था, जिसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि इस व्यक्ति की हत्या उन्हीं 5 लोगों ने मिलकर की हो। कौन है ये व्यक्ति? कौन है वे 5 व्यक्ति जिनकी हत्याएं इसे करनी थी? पंचनामे के पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के 2 दिन बाद की सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मृत्यु दम घुटने के कारण हुई और उसकी कलाई के ऊपर एक नाम लिखा था, प्रेमदास। मुझे न्यूज़पेपर, टीवी इत्यादि पर इस व्यक्ति की शिनाख्त के लिए इसकी तस्वीर दिखानी होगी कि तभी फोन बजा। ओह, इंस्पेक्टर कोठारी ने तुरंत रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, इंस्पेक्टर कोठारी स्पीकिंग। मैं मीनार होटल का मैनेजर संदीप वर्मा बोल रहा हूँ। आप जल्दी से यहाँ चले आइए इंस्पेक्टर साहब। किसी का कत्ल हो गया है और लाश सरेआम लटकी हुई है। क्या क्या मैं पहुँच रहा हूँ। आंधी तूफान की तरह जीप दौड़ाता पुलिस दल मीनार होटल की बहुमंजिली इमारत के निकट पहुंच चुका, जहां उस व्यक्ति तक सैकड़ों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। और उस भयानक दृश्य को देखकर इंस्पेक्टर कोठारी भीतर तक हिल गया। ओह माय गॉड, हत्यारे का दुस्साहस देखो। लाश कैसे सरेआम लटका गया है। हत्यारा जरूर होटल के अंतिम माले पर रह रहा होगा। तुम सब मेरे साथ होटल के भीतर चलो और हवलदार सिंह, तुम होटल के रिसेप्शन काउंटर से फायर ब्रिगेड को फोन करके यहाँ बुलवाओ, क्विक। मीनार होटल की लॉबी में प्रवेश करते ही, आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम संदीप है। ओ, आप ही ने फोन किया था। खैर, हम बिल्डिंग के उस हिस्से में जाना चाहते हैं जहाँ से लाश की लटकाया गया है। शीशे की बनी लिफ्ट द्वारा वे लोग छत की ओर जाने लगे। 20वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी। फिर छत पर वे सीढ़ियों द्वारा पहुंचे। 20वीं मंजिल से लाश लेकर हत्यारा कहीं इन्हीं सीढ़ियों से होकर गुजरा होगा, या फिर हत्या छत पर भी की गई हो सकती है। वह देखिए इंस्पेक्टर साहब, खून, हत्या वहीं की गई है। आप सब लोग यहीं रुकिए, क्योंकि सबके उधर जाने से हत्यारे की उंगलियों व जूतों के निशान मिट सकते हैं। यही सोचकर अभी तक मैंने किसी को छत पर नहीं चढ़ने दिया था और सामने वाले होटल दीपशिखा के मैनेजर को भी फोन पर मैंने ऊपर जाने से मना कर दिया है। इंस्पेक्टर पानी की टंकी के निकट पहुंचा। हत्यारे ने खून करने के बाद लोहे की इस तार को अवश्य ही सांकर की मदद से होटल दीपशिखा की छत तक पहुंचाया होगा। सांकर उधर छत पर मिलेगा। ओह, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी हैं। हवलदार रामदीन, तुम नीचे जाओ और फायर ब्रिगेड से लाश उतारने को कहो। यस सर। फायर ब्रिगेड द्वारा लाश उतारने की कार्यवाही आरंभ हुई। ये देखिए, उधर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा लाश उतारी जा रही थी और इधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर इत्यादि अपना काम कर रहे थे। इधर कुछ निशान होने की उम्मीद है मुझे, मैं चेक करता हूँ। एक्सपर्ट द्वारा फुटप्रिंट प्रिजर्व डालकर वहां से किसी के जूते के निशान उठाए गए। फिर पंचनामे के पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर कोठारी ने होटल दीपशिखा की छत से एंकर भी बरामद कर लिया और अगले दिन कुछ पढ़ता पढ़ता इंस्पेक्टर अचानक बुरी तरह से उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है?
क्या हुआ इंस्पेक्टर प्यारे, इस प्रकार स्प्रिंग की तरह उछल क्यों रहे हो? यह था डेली टाइम का रिपोर्टर रजत, जो उस लाश के विषय में ही जानकारी एकत्रित करने आया था और इंस्पेक्टर कोठारी का अभिन्न मित्र भी था। बात ही कुछ ऐसी है रजत कि तुम सुनो तो तुम भी उछल पड़ो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम इस समय होटल मीनार के सामने सरेआम लटकी उस लाश की पोस्टमार्टम और अन्य रिपोर्टें पढ़ रहे हो। मेरे हाथ में इस समय दो फाइलें हैं रजत, जिसमें से एक में उस खंजर पर मिली उंगलियों के निशान की रिपोर्ट है जो उस व्यक्ति या लाश के सीने में धंसा हुआ था और जिससे उसकी मृत्यु हुई है। दूसरा फाइल प्रेमदास नाम के उस व्यक्ति की उंगलियों के निशान की है जो 3 दिन पूर्व इसी प्रकार सरेआम लटके पाया गया था। तो कमाल की बात यह है कि उस पहले व्यक्ति यानी प्रेमदास की लाश की उंगलियों के निशान दूसरे व्यक्ति की छाती में घोंपे गए खंजर की मूठ पर मिले हैं। कि क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है या नहीं, बल्कि हो चुका है। और सुनो, प्रेमदास की लाश ने जो जूते पहन रखे थे उसके तले के निशान भी हमें होटल मीनार की छत पर वहां बिखरे पड़े खून के निकट मिले हैं। कमाल है, सहसा रजत बोला। वो प्रेमदास की लाश कहाँ है? मुर्दा घर में। मैंने उसकी शिनाख्त के लिए तस्वीर अखबारों में निकलवाई है। मुझे उसके परिणाम मिलने का इंतजार है। अगर 3 दिन तक शिनाख्त के लिए कोई नहीं आता तो हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन तुम्हें प्रेमदास की उंगलियों के निशान खंजर पर पाए गए निशानों से मिलाने का विचार क्यों और कैसे सूझ गया? यह विचार फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिस्टर असलम के जहन में कौंधा था। उन्होंने ही प्रेमदास की उंगलियों की छाप हमारे पास भेजी थी और एक दिन बाद जब वैसी ही छाप पुनः खंजर पर मिली तो उन्होंने ही दोनों निशानों को मिलान कर एक सा पाया। अगले दिन होटल गगन के रूम में नंबर 12 में। उफ, फिर उसी अंदाज में लाश लटकी हुई है। केवल फर्क इतना है कि इस बार लाश का सार्वजनिक प्रदर्शन हत्यारे ने नहीं किया है। तभी होटल का एक स्वीडर वहां आ पहुंचा। मुझे आपसे कुछ कहना है इंस्पेक्टर साहब। अगर वो कुछ इस हत्या के संबंध में है तो हम जरूर सुनेंगे। स्टीवर्ड ने बताया, मैं जब कमरा नंबर 10 में चाय सर्व करने जा रहा था तो मैंने इस कमरे के साहब को घबराया हुआ बाहर निकलते देखा था। ओ, होटल में एंट्री रजिस्टर में दर्ज उसका पता होगा। और फिर उस पते पर पहुंचकर, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सुधीर। मेरा कसूर? होटल में आपके कमरे में एक लाश मिली है और आपका सामान। यह सुनते ही सुधीर चीख पड़ा, मैंने कत्ल नहीं किया। कत्ल उसी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले खतरनाक से दिखने वाले व्यक्ति ने किया है। उसी ने मुझे मेरे परिवार को समाप्त करने की धमकी देकर कमरे से बाहर निकाला था। उसके हाथ में छुरा था सर। वह लाश से उठाए मेरे कमरे में आया था। हमें पूरी बात बताओ। मैं अपनी साली मधु को लेने शहर गया था, लेकिन ट्रेन से उतरने पर, ओह, रात काफी हो चुकी है, इस समय घर जाना ठीक नहीं रहेगा। रात किसी होटल में गुजार कर मैं मधु को लेने चला जाऊंगा। टैक्सी। मैं होटल गगन में पहुंचा। कमरा नंबर 12। थैंक यू। सारी रात चैन व आराम से सोया, लेकिन प्रातः ही अचानक खट 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 खट। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया। शायद होटल का ही कोई कर्मचारी है। उफ, सुबह सुबह नींद खराब कर दी। लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरे होश उड़ गए। खबरदार मुंह से आवाज निकली तो छुरा हलक में उतार दूंगा। चुप। उसके बाद उसने छुरा मेरी गर्दन पर टिका दिया, फिर खतरनाक लहजे में गुर्राया, सुनो, मेरी तुमसे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। तुरंत यहाँ से चले जाओ और अगर बाहर जाकर कुछ गड़बड़ की तो मैं पाताल से भी खोज कर तुम्हारे और पूरे परिवार सहित खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं कहूंगा, मुझे जाने दो। मैं बहुत डर गया और बहुत तेजी के साथ अपने कमरे से निकलकर वापस बस द्वारा यहाँ आ पहुंचा और पीछे पीछे आप आ गए। ओह, ठीक है, हम तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम पुलिस स्टेशन आने से घबराओगे नहीं। इस शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जरूर आऊंगा, क्यों नहीं। उसके बाद दोनों वहां से चल पड़े। तुमने उसे छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वह मुझे हत्यारा नहीं लगा। अगर वह हत्यारा होता तो अपना ब्रीफकेस वहां नहीं छोड़ता जिससे उसके घर का पता था। होटल के रजिस्टर में भी वह गलत पता दर्ज करवाता। लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लाश की छाती में धंसे छुरे पर इस बार भी प्रेमदास की उंगलियों के निशान मिले हैं और मृतक के अलावा वहां जूतों के जो निशान मिले हैं वह प्रेमदास के उन्हीं जूतों के हैं, उसकी लाश के पास से उतारे गए। इंटरेस्टिंग। जो हुलिया सुधीर ने बताया था वह भी प्रेमदास से मिलता जुलता है। उस प्रेमदास से जिसकी जेब से निकली एक पर्ची पर 5 कत्ल करने की बात लिखी हुई थी और अब तक 2 कत्ल हो चुके हैं। तो क्या ये कत्ल प्रेमदास का भूत कर रहा है? भूत ही हो सकता है, वरना एक मृत व्यक्ति के जूते और उंगलियों के निशान हत्या में प्रयुक्त छुरे और घटनास्थल पर क्यों मिलते हैं? मैं यह सब बकवास नहीं मानता। शायद इस बार पाला किसी बहुत ही चालाक हत्यारे से पड़ा है और मैं उसे बेनकाब करके रहूंगा। तभी, मेरा नाम अजय है, अजय प्रेमदास।
तुम कहीं प्रेमदास के पुत्र तो नहीं हो? जी हाँ, दरअसल मेरे अलावा पापा का कोई नहीं है और आज बेंगलोर से लौटने पर जब मैंने न्यूज़पेपर में अपने पापा की तस्वीर देखी तो मेरे पापा कहाँ हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर दाढ़ी लगा दी जाए तो इश्क की शक्ल मृत प्रेमदास से बहुत मिलती है। मुर्दा घर में लाश देखते ही बेटा तो रोने लगा। प्रेमदास की लाश उसके पुत्र अजय के सपुर्द कर दी गई और अगले दिन सर दोनों लाशों के विषय में पता चल गया है। होटल मीनार वाली लाश मिस्टर कपूर की और होटल गगन वाली मिस्टर खंडेलवाल की। इन दोनों में एक ही बात कॉमन है सर, ये और वो दोनों दोस्त थे। जबकि शहर के बाहर जाने वाली सड़क के किनारे बने एक ढाबे पर। ओए 5 बज गए जबकि ट्रक लेके 8 बजे पहुंचना है। सच्चा सिंह प्यारे, ओए बंत्या चेती उठ जा, बहुत देर हो गई है। ओह, दोनों शीघ्रता के साथ हाथ मुंह धोकर ट्रक पर सवार हुए। सुच्चा सिंह ने तेजी से ट्रक को दौड़ाया। उस्ताद, आज तो मालिक साहब के श्रद्धा के फूल स्वीकार करने ही पड़ेंगे। ओए चुप कर, ओए बंत्या, मुझे तो वे अभी से यमराज का रूप दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ा उस्ताद, तो फिर ए ले, आज देख सुच्चा सिंह की ड्राइविंग। अरे रे उफ, देख दूसरे ही पल वह कार पूरी गति के साथ मोड़ काट कर ट्रक वाली दिशा की ओर पलटी। रुको रुको, ट्रक रोको, पी पी हॉर्न दे रहे हैं। उस्ताद, कोई कार वाला सेठ ट्रक रोकने को कह रहा है। कार वाले सेठ को हमसे क्या काम हो सकता है, खैर रोकता हूँ ट्रक। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक रोक दिया। ओए की गल है बादशाहो, जरा ट्रक से उतरकर नीचे आओ, फिर खुद पता चल जाएगा। तब तक आसपास दूसरे वाहन भी आकर रुक चुके थे। आते हैं जी, नीचे भी आते हैं, कुछ गड़बड़ है। ये देखो उस्ताद, बुरे फंसे आज। बाप रे, लाश ये हमारे ट्रक के साथ किसने बांधी? चकमा देने की कोशिश मत करो बच्चों, यह खून तुमने ही किया है। सामने ही चेक पोस्ट है, पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो दोनों को। यह देखते ही भाग गए बंतिया, अरे पकड़ो उन्हें। भीड़ देखते ही पुलिस की एक जीप भी चेक पोस्ट से वहां आ पहुंची। क्या बात है, यह भीड़ क्यों लग रखी है? जरा पीछे जाकर देखिए साहब। ओह नो, ड्राइवर जीप उन दोनों के पीछे दौड़ाओ। और फिर कुछ ही देर में, ओए फंस गए उस्ताद। फंसे नहीं, अब तो मर गए। पकड़ लो इन बदमाशों को और जीप में बैठाओ। जबकि उधर इंस्पेक्टर कोठारी फोन पर कत्ल की सूचना सुनने के बाद, उफ, एक कत्ल और शायद ये भी उसी ने ही किया हो। अगर ये सच है तो तीसरा कत्ल है, अभी 2 कत्ल और होने बाकी हैं। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कातिल होने का शक जिस पर जाता है उसकी लाश अजय प्रेमदास के सुपुर्द कर दी गई और अब किस कातिल समझें? किसी और को कातिल समझते हो तो फिर ये गुत्थी भी सुलझानी होगी कि प्रेमदास की उंगलियों और जूतों के निशान घटनास्थल पर कैसे बन जाते हैं। सहसा इंस्पेक्टर को कुछ याद आया और अगले ही पल उत्साह भरा वह फोन के नंबर डायल करने लगा। क्या हुआ इंस्पेक्टर, किसे फोन कर रहे हो? अजय प्रेमदास को। संबंध स्थापित होते ही, हेलो जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर कोठारी केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या आप कहीं खंडेलवाल और कपूर को जानते हैं? जी हाँ, ये दोनों ही पापा के नाइट क्लब के दोस्त हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर रजत के साथ घटनास्थल की ओर चल पड़ा। जिस समय वे घटनास्थल से चेकपोस्ट पर पहुंचे, उन्होंने सुच्चा सिंह व क्लीनर बंते को वहां पाया। तो तुम ही दोनों ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर हो? जी हुजूर। लेकिन हुजूर, हम उस लाश के विषय में कुछ नहीं जानते। अगर जानते होते तो फिर इस प्रकार लाश लेकर सरेआम चेकपोस्ट से गुजरने की हिम्मत कैसे करते? ट्रक के पास मिली लाश के सीने पर भी वही छुरा है इंस्पेक्टर। इसका मतलब इनको वाकई कुछ नहीं पता। फिर 1-2 सवाल और पूछने के बाद, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो, ये बेकसूर है, लेकिन तुम्हारा ट्रक अभी पुलिस कार्यवाही तक यहीं रहेगा। कोई बात नहीं जी, हम मालिक से बात कर लेंगे। ठीक 2 घंटे बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद ट्रक से बंधे व्यक्ति का खून भी निसंदेह उसी हत्यारे ने किया है जो पहले भी 2 कत्ल कर चुका है। और जहां से ट्रक आज चला था वहां से कुछ ही दूर से अजय प्रेमदास भी रहता है। वह हत्याएं क्यों करने लगा? वह हत्याएं क्यों नहीं करने लगा? मत भूल लो रजत कि उसके बाप का कत्ल हुआ है। हो सकता है वह कातिलों को जानता हो, इसीलिए अब उसकी हत्याएं करने बदला ले रहा हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह कातिल हो सकता है। हत्याओं के दौर में वह बेंगलोर में था, इस बात की पुष्टि तुम कर चुके हो। तो फिर क्या तुम कातिल हो? मैं क्या क्या कह रहे हो कोठारी? अच्छा मजाक है। अच्छा ये बताओ कि आज से 2 माह पूर्व जब तुम्हारे पिता सुरेंद्र सिन्हा की हत्या हुई थी, लाश कहाँ और किस अवस्था में मिली थी? नाइट क्लब के पास एक निर्माणाधीन इमारत के भीतर लटकी हुई। ओह, मगर कहीं तुम इसका संबंध भी तो।
केस वह भी नाइट क्लब के आसपास का था, और यह भी, मुझे लगता है कहीं कुछ संबंध हो ही ना। मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी की हत्या वाला केस सब इंस्पेक्टर मनोज अभी तक सुलझा नहीं पाया है। खैर, अभी हम वापस चल रहे हैं। आज रात को अजय प्रेमदास के घर की तलाशी लेने की चेष्टा करूंगा, तभी कुछ कह सकूंगा। उसी रात अजय प्रेमदास के बंगले की चारदीवारी फांदकर एक साया बाहर निकलने लगा। अंधेरे में भूत की तरह चलता हुआ वो साया जैसे ही दीवार के नीचे कूदा कि उस पर किसी दूसरे साय ने छलांग लगा दी। पहले साय ने बेहद फुर्ती के साथ पलटी खाकर दूसरे साय को जमीन पर पटक दिया। फिर जैसे ही वह भागने को हुआ कि दूसरे साय ने उसकी टांग पकड़ ली। परिणाम स्वरूप धड़ाक। और फिर दूसरा साया पहले साये के सीने पर सवार हो गया, लेकिन पहले साये ने भी बड़ी फुर्ती से संभलने के साथ ही अपने जूते की ठोकर दूसरे साये की कनकटी पर चढ़ दी। दूसरे साये की आंखों के समक्ष लाल पीले तारे नृत्य कर उठे। वह साया दूसरा कोई नहीं, इंस्पेक्टर कोठारी ही था। और फिर जब अगले कुछ ही क्षणों में उसकी चेतना वापस लौटी, अरे कहाँ गया वह? दूसरे ही पल इंस्पेक्टर कोठारी तेजी के साथ बंगले में प्रवेश कर गया। तभी, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त? तुम शायद कहीं जा रहे हो अजय। नहीं, बल्कि जब से फैक्ट्री से लौटा हूँ पिताजी की मृत्यु से परेशान हूँ, इसीलिए अब तक कपड़े भी नहीं उतार पाया। या फिर तुम्हें यह एहसास हो गया था कि तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा हूँ और तुम पिछले रास्ते से नकाब पहनकर निकल रहे थे, और जब मैंने तुम्हारी यह कोशिश नाकाम कर दी तो तुम तुरंत ही मुझसे मिलने आ पहुंचे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त तुम एकाएक ही बाहर क्यों निकल आए? आप बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तो यह जानने आ रहा था कि बाहर से कुछ देर पूर्व उभर रही चीख किसकी थी, और फिर मुझे आपसे छिपकर बंगले से बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी आवश्यकता एक और कत्ल भी हो सकती है। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी का कत्ल करने जा रहा था? अपने पिता के हत्यारे का। और अगर तुम ऐसा नहीं करने जा रहे थे तो मुझे अपने घर की तलाशी बिना किसी रोक टोक के लेने दोगे, अन्यथा मैं समझूंगा कि आइए, बड़े शौक से तलाशी ले सकते हैं आप। चलिए। दोनों बंगले के भीतर पहुंचे। मेरे बंगले में ऐसे कुल 5 बड़े बड़े कमरे हैं। आप एक एक इंच की तलाशी ले सकते हैं। लेकिन इस बीच तुम मेरे साथ रहोगे। इंस्पेक्टर तलाशी लेने लगे। अगर यही हत्यारा है तो चाकू और जूते मुझे यही मिलेंगे। और फिर दूसरे कमरे के में कपड़ों की अलमारी की तलाशी लेते इंस्पेक्टर एकाएक उछल पड़ा। ओह नो, ये ठीक वैसा ही चाकू है जैसा कि पहले मिली तीनों लाशों के सीने में धंसे थे। उसने चाकू बिना छेड़े अलमारी बंद कर दी। इसका मतलब जूते भी यहीं कहीं होंगे। ये रहे वे जूते। इनका तला घटनास्थल से मिले निशानों जैसा ही है। फिर भी उसने तलाशी जारी रखने का अभिनय किया और अंत में, माफ करना मिस्टर अजय प्रेमदास, मैंने खामखा आप पर शक किया। आई एम वेरी सॉरी। मैं तो पहले ही कह रहा था, मगर आप ही नहीं माने। फिर वह रात यूं ही गुजर गई। अगले दिन सुबह, आओ रजत बैठो, हत्यारे का पता चल गया है। तभी टेलीफोन घंटी बज उठी। ओह नो, ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या हुआ कोठारी, कहीं फिर कोई कत्ल तो नहीं हो गया? हो गया है। विवेक विहार रेलवे स्टेशन पुल के नीचे से गुजर रही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर पर किसी को चाकू मारकर फेंक दिया गया है। दोनों तुरंत ही विवेक विहार रेलवे स्टेशन पुल के पास पहुंचे। कहीं यह हत्या भी उसी हत्यारे की हो सकता है, वरना चाकू मारने के बाद उसे तारों में फेंकने का दुस्साहस करना हर किसी के बस की बात तो नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे उम्मीद है कि इस बार चाकू पर पिछले 3 चाकुओं की तरह उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, और ना ही पुल पर प्रेमदास के जूतों के निशान ही कहीं मिलेंगे। यह तुमने किस आधार पर कहा? है कोई आधार? अब यहाँ का बाकी काम सब इंस्पेक्टर मनोज संभाल लेंगे। हम अजय प्रेमदास के बंगले पर चल रहे हैं। दोनों अजय के बंगले की ओर चल पड़े। अजय प्रेमदास बंगले पर ही मिल गया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अजय प्रेमदास। क्या मतलब? ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? अभी पता चल जाएगा। दोनों सोच में पड़ गए। यह देखो रजत, यह है वह प्रेमदास की छाप वाला चाकू। प्रेमदास की उंगलियों के निशान इस चाकू पर हैं, और आज होने वाला कत्ल कातिल का अंतिम कत्ल था। क्या? लेकिन आज तो चौथा कत्ल हुआ है, जबकि प्रेमदास के जेब से मिले पुर्जे के अनुसार 5 कत्ल होने चाहिए थे। यही तो हत्यारे की चालाकी है। दरअसल 5वां कत्ल खुद प्रेमदास का हुआ है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। क्या मतलब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला अजय प्रेमदास यानी कि अपने बाप का कत्ल क्यों करेगा? प्रत्येक हत्यारा यही कहता है। हत्यारे ने सर्वप्रथम प्रेमदास का कत्ल किया, फिर 4 चाकुओं पर उसकी उंगलियों के 4 निशान लेकर पुलिस को भ्रमित करने वाला एक कागजी पुर्जा उसकी जेब में डाल दिया, ताकि पुलिस उन निशानों और प्रेमदास को ही उलझी रहे।
बाद में दस्ताने युक्त हाथों से उन चाकुओं द्वारा 4 कत्ल कर दिए गए। कमाल है, फिर इसने अंतिम हत्या में यह चाकू प्रयुक्त क्यों नहीं किया? अब अधिक चालाक मत बनो रजत, हत्यारे तुम हो। तुम ही रात यहाँ ये चाकू और प्रेमदास के जूतों जैसी ही एक जोड़ी जूते रख गए हो। इसीलिए रात को जो कत्ल तुमने किया वहाँ प्रेमदास के जूतों के निशान नहीं मिले, चाकू पर भी उंगलियों के निशान नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंतिम चाकू यहाँ है। तुमने अजय को फंसाने की चेष्टा तो बहुत की, मगर आखिरकार फंस गए। रात को तुम्हारे चीखने की आवाज से मैं तुम्हें पहचान गया था। अभी इंस्पेक्टर ने अपना वाक्य पूरा ही नहीं किया था कि रजत उस पर टूट पड़ा। तुम मुझे कहीं गिरफ्तार नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर। लेकिन उसी क्षण अजय रजत पर टूट पड़ा। हत्यारे, तूने ही मेरे पिताजी की हत्या की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तड़ाक! ठीक उसी पल इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकालकर रजत की कनपट्टी पर टिका दी। तुम अभी तक इसलिए नहीं पकड़े गए रजत, क्योंकि तुम्हें मेरी प्रत्येक कार्यवाही की खबर थी। अब अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं यह भी भूल जाऊंगा तुम कभी मेरे दोस्त थे। फिर इंस्पेक्टर के पूछने पर रजत ने बताया, यह सच है कि मेरे पिता सिन्हा साहब उन पांचों के दोस्त थे और अक्सर ही क्लब जाया करते थे। हमारी दोस्ती की यह पहला जाम हम कभी नहीं भूलेंगे। हा हा हा, चीयर्स। और ऑफिस से लौटते समय मैं उन्हें रिसीव करता हुआ घर जाया करता था। अच्छा फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। उस दिन की रात मुझे अपने ऑफिस में देर हो गई। आज तो पिताजी जा चुके होंगे। मेरा अनुमान ठीक था। मैं घर के रास्ते की ओर बढ़ा, लेकिन अभी क्लब से कुछ ही दूर पहुंचा था कि एक चीख स्वर सुनकर मैं उछल पड़ा। यह तो किसी लड़की के चीखने की आवाज है। क्लब के पास कोई इमारत थी, तो बस वहीं एक निर्माणाधीन इमारत थी। चीख इसी इमारत से उभरी। लगता है कोई लड़की विपत्ति में फंसी है। मैं बेहद तेजी के साथ उस लड़की की मदद के लिए इमारत की ओर लपका, लेकिन अभी मैं इमारत में प्रवेश कर नहीं पाया कि एक तेज चीख की आवाज सुनकर मैं बुरी तरह उछल पड़ा। ठीक उसी क्षण एक तेज धमाके के साथ लड़की फर्श पर आकर गिरी। ओ नो! जब तक मैं उसके निकट पहुंचा, वह ऊपर की ओर संकेत करती हुई हाय, वह मर गई, दम तोड़ बैठी। न जाने कौन थी यह अभागिन। और तभी भागते कदमों की आहट सुनकर मैं उछल पड़ा। ओ, शायद इन्हीं लोगों के कारण इस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी, अपनी इज्जत बचाने के लिए। मुझे कहीं छिप जाना चाहिए, उनके पास हथियार इत्यादि हो सकते हैं। फिर वहीं एक खंबे के पीछे मैंने जिन लोगों को वहां पहुंचते देखा, उन्हें देखकर मेरी आंखें अविश्वास से भर उठी। ओ नो, ये तो पापा के क्लब वाले दोस्त हैं। यह तो मर गई, अब क्या होगा? वह हम सबको फंसवा देगा। उसका एक ही बयान हमें फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। नहीं पहुंचाएगा। मैंने नीचे आते वक्त चाकू उसके सीने में उतार दिया था। ओ, तो फिर अब जल्दी से यहाँ से खिसको। इसकी बात से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ऊपर कोई हत्या की गई है। न जाने कौन अभागा होगा। उनके जाने के बाद मैं ऊपर पहुंचा। ओह! लेकिन तभी लटकती लाश एकाएक हवा के जोर से हिली और उसकी सूरत देखकर मैं कांप उठा। पिताजी! उन हत्यारों ने मेरे पिताजी को मार डाला था। मुझे समझते देर न लगी कि पिताजी ने उनके कुकर्मों में उनका साथ न देने का निश्चय किया होगा। शायद इसीलिए। उफ पिताजी, यह क्या हो गया? और उसी क्षण मेरे दिल में प्रतिशोध की भावना उठी। कमीने हत्यारों, रजत तुम्हें ऐसी मौत मारेगा कि। उसके बाद मैंने उन पांचों को अलग अलग अज्ञात ब्लैकमेलर बनकर अपने गंतव्य तक बुलाया। प्रेमदास, मैं जानता हूँ कि उस रात क्लब के पास वाली इमारत में क्या हुआ था। मुंह बंद रखने की कीमत। उनकी मनचाहे ढंग की हत्या की, मार डाला उन्हें इस तरह से। प्रेमदास की हत्या करके मैंने ही वह भ्रमित कर देने वाली पर्ची उसकी जेब में छोड़कर 4 चाकुओं पर उसकी उंगलियों के निशान ले लिए। उस जैसे जूतों की जोड़ी खरीदने में कुछ दिक्कत तो आई, लेकिन अंततः काम बन गया। और यहाँ पर हो गया ये केस सॉल्व। तो यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये मर्डर केस कैसा लगा? मुझे तो कुल मिलाकर ये कॉमिक पूरी सस्पेंस से भरी हुई लगी। तो मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक। लेकिन अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।